रात का समय था और जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए पागलों सी दौड़ती हुई फिर रही थी। कुछ देर बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गई और अपने बच्चे को देखकर बोली, अब यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं मेरे बच्चे, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बच्चा जोर से रोने लगा। रो मत मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरे शरीर में दूध भी नहीं बन रहा। पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ देख कर लाती हूँ। उसने बच्चे को घने वृक्ष के नीचे लेटाया और कहा, तुझे भी साथ जरूर ले जाती, पर बारिश बहुत तेज है। अगर तू बारिश में और भीगेगा तो बीमार पड़ जाएगा। इतना कहकर वो औरत मदद की तलाश में इधर उधर भागने लगी। बारिश और तेज हो गई। अचानक वो कीचड़ में फिसल गई और पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई। दूसरी ओर बच्चा रोने लगा। थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक गाय और बैल बैठे थे। ये लो, किसी नवजात शिशु की आवाज लग रही है। लगता है यहाँ कोई मनुष्य है। कहे तो तुम सही रही हो। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। चलो। बैल बच्चे के रोने की दिशा की ओर चल पड़ा। बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। तभी एक शेर आ गया और बच्चे को ललचाई हुई नजरों से देखकर बोला, अरे, जंगल में मनुष्य और वो भी बच्चा। आज रात के खाने का तो आनंद ही आ गया। शेर बच्चे की ओर बढ़ने लगा। गाय और बैल उसी समय उसके सामने आ खड़े हुए। ए, चला जा यहाँ से। देखो, तुम अभी जंगल में नए आए हो, इसीलिए तुम्हें जंगल के कानून नहीं मालूम। मैं जंगल का राजा हूँ और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा खाना छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तू अपनी भूख जंगल के किसी भी प्राणी को मारकर मिटा सकता है, परंतु ये मनुष्य का बच्चा है, इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने सींगों से तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि चला जा यहाँ से। हम 2 हैं, तू एक से आगे से मुकाबला करेगा, दूसरा पीछे से सींग मारेगा। तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चला जा चुपचाप यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, तुम्हें एक दिन सबक सिखा कर रहूंगा। और जब से तुम दोनों इस जंगल में आए हो, नाक में दम करके रख दिया है। शेर वहाँ से चला गया। शेर के जाते ही गाय बच्चे के पास गई और बोली, बेचारा भूखा है, न जाने किसने यहाँ छोड़ दिया। हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले इसे अपना दूध पिला दूं। गाय ने अपने स्तन से बच्चे के मुंह में दूध रखा और बच्चा दूध पीने लगा। कुछ देर में बच्चा शांत हो गया। एक काम करते हैं, हम इसे अपनी गुफा में ले चलते हैं। यहाँ बारिश हो रही है, अगर ये रात भर यहाँ रहा तो बीमार पड़ जाएगा। जैसा तुम कहो। बैल ने बच्चे को उठाया। फिर गाय और बैल अपनी गुफा की ओर चल पड़े। बच्चा कुछ देर बाद सो गया। यहाँ सुरक्षित रहेगा। हाँ, हम इसकी रक्षा करेंगे। वो दोनों बच्चे के पास बैठे रहे और रात बीत गई। सुबह के समय वो स्त्री होश में आई।
सबसे पहले वो दौड़ती हुई उसी स्थान पर गई जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, पर उसे अपना बच्चा नहीं मिला। स्त्री ने चारों ओर बहुत तलाश की, पर बच्चा नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी नियति मानकर रोती हुई जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन बच्चा सोकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे देखकर गाय के मन में बहुत ही ममता उमड़ आई। एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को पाल लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम इसे जंगल में छोड़ देंगे तो ये किसी न किसी जानवर की खुराक बन जाएगा। और वैसे भी जंगल के शेर की नजर इस पर पड़ ही चुकी है। वो तो हमेशा इसकी तरफ घात लगाकर बैठा है, कब मौका मिले और झपट्टा मारे। गाय ममता भरी नजरों से बच्चे की ओर देखने लगी। गाय ने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे का नाम अर्जुन रखा। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब दिन भर जंगल में घूमता था। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठा था कि तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। इस जंगल में तो मनुष्य बहुत ही कम आते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास के ही गुफा में रहता हूँ। ये सुनकर मैना पक्षी चौंक गई। क्या तुम तो मेरी भाषा समझ रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी जंगल में ही रहता हूँ और केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं जंगल के हर जानवर की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ये सुनकर मैना पक्षी खुश हो गई। अरे वाह, फिर तो मेरी और तुम्हारी खूब जमेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें पता है, मुझे ना जंगल में कभी कभी बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। मैं जंगल में हमेशा अकेला रहता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब से हम दोस्त हुए। क्या तुम मुझे अपने घर पर ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अर्जुन मैना पक्षी को अपने घर ले आया। आओ माँ। अरे माँ देखो, जंगल में मेरी नई दोस्त बन गई है, मेरी प्यारी मैना। गाय मुस्कुराई और मैना पक्षी को स्नेह से देखा। क्या ये आपका पुत्र है? हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। मैंने और इसके पिता ने बड़े ही प्यार से इसका नाम अर्जुन रखा था। मैना मुस्कुराने लगी और समय ऐसे ही बीतने लगा। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब जवान हो गया। एक दिन अर्जुन जंगल में बैठा था कि तभी मैना पक्षी उड़ती हुई आई। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है, हमारे जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। कहते हैं उन्हें बड़ी ही चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान है। वो भी तुम्हारी ही तरह मनुष्य है और हर जानवर की भाषा को समझ लेते हैं। क्या तुम साधु महाराज से मिलने के लिए चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वो जंगल की दाहिनी दिशा में रहते हैं, जहाँ और घना जंगल है। वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं साधु महाराज से मिलने जरूर चलूंगा, परंतु मैं कोई भी कार्य अपने माता पिता से बगैर पूछे नहीं करता। ठीक है, तुम उनसे पूछ लेना, वो मना थोड़े ही करेंगे। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अर्जुन मैना पक्षी से बातें कर ही रहा था कि अचानक एक स्त्री की चीख जंगल में गूंज उठी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये कैसी आवाज है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मैना पक्षी आवाज की दिशा में उड़ गई। कुछ देर बाद उसने देखा तालाब के किनारे एक सुंदर लड़की राजकुमारी के वस्त्रों में खड़ी थी और उसके सामने उसे एक शेर घूर रहा था। हे भगवान,
मुझे तुरंत अर्जुन को बताना होगा, नहीं तो वो शेर इस राजकुमारी को मार डालेगा। वैसे भी ये तो जंगली जानवरों और मनुष्यों का दुश्मन है। मैना पक्षी उड़कर अर्जुन के पास गई। अर्जुन, यहाँ थोड़ी ही दूर एक राजकुमारी है और उसके सामने एक शेर खड़ा है। जल्दी चलो, नहीं तो वो शेर राजकुमारी की जान ले लेगा। मेरे होते हुए इस जंगल में कोई किसी की जान नहीं ले सकता। चलो मैना, आओ। इतना कहकर अर्जुन मैना पक्षी के साथ दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। वहां राजकुमारी डर से कांप रही थी और सामने शेर खड़ा था। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तू जाएगा। तभी शेर राजकुमारी पर हमला करने के लिए उछला। अर्जुन ने तुरंत राजकुमारी की तलवार छीनकर शेर पर वार किया। एक ही वार में शेर धराशायी हो गया। राजकुमारी भयभीत अवस्था में अर्जुन से लिपट गई। कुछ देर बाद होश में आकर बोली, अगर तुम नहीं होते तो ये शेर मुझे मार डालता। लेकिन तुम हो कौन? मैंने देखा तुम शेर से बात कर रहे थे। क्या तुम उसकी भाषा समझ रहे थे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, मैं जंगल के सभी प्राणियों की भाषा समझता हूँ। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई आई और राजकुमारी की ओर देखकर बोली, शुक्रिया तुम्हें मेरा भी कहना चाहिए राजकुमारी, क्योंकि मैंने ही अर्जुन को बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन राजकुमारी को मैना की कोई बात समझ में नहीं आई। वो अर्जुन की ओर देखने लगी। दरअसल ये मेरी दोस्त मैना पक्षी है। ये पता है क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसकी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसीलिए तुम्हें इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं बताती तो शायद मैं तुम्हारी जान न बचा पाता। राजकुमारी मुस्कुराई। अरे वाह, जंगल में शिकार करने आई थी और खुद शिकार होते होते बची। चलो, इसी बहाने मुझे जंगल में कुछ नए दोस्त मिल गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। क्या तुम मुझे यहीं पर मिलोगे? राजकुमारी, कुछ देर पहले ही मैंने आपकी जान बचाई थी, इसीलिए इस जंगल में बहुत संभल कर रहना। अगर कल फिर से कोई शेर मेरे सामने आ गया तो तुम हो ना मेरी रक्षा करने के लिए। राजकुमारी जाने लगी। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी चंद्रलेखा। मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अर्जुन मैना पक्षी को लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में मैना बोली, तुम राजकुमारी को इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? अब क्या मतलब? मैं कहाँ घूर घूर कर देख रहा था? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। हाँ, कुछ भी बोलती हो। चलो। बनो मत, मैं जानती हूँ तुम्हें पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया है। अरे धत, पगली कहीं की, ऐसा मत कहो। अगर ये बात राजकुमारी को पता चल गई तो वो बुरा मान जाएंगी। फिर कभी ऐसा मत कहना। हाँ। अरे वाह, तुम्हें तो अभी से उसकी इतनी चिंता होने लगी। अच्छा छोड़ो, साधु महाराज के यहाँ पर कल प्रातः काल चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। वो नहीं 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 नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है मैना। क्या है कि राजकुमारी कल फिर से इसी स्थान पर आएंगी। अगर उन्होंने मुझे ना पाया तो वो तो बेचारी उदास हो जाएंगी ना। और फिर अगर किसी जंगली जानवर ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनकी रक्षा कौन करेगा? बताओ, बोलो बोलो। अरे मुस्कुरा क्यों रही हो, बोलो। तब तो मेरा शक सही निकला। तुम्हारे मन के अंदर प्रेम की घंटी बज चुकी है। अर्जुन मजाक में मैना को पकड़ने के लिए दौड़ा। मैना उड़कर जंगल में गुम हो गई। अर्जुन अपनी गुफा में लौट आया।
गुफा में लौटकर अर्जुन ने सारी घटना अपनी माँ गाय को बताई। गाय चौंक गई और बैल की ओर देखने लगी। बेटा, राजकुमारी और राजकुमारों से हमेशा सावधान रहना। ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो मित्रता कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें उसकी बात जरा सी भी बुरी लग जाए तो ये उसके शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए तुम संभल कर रहना। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। गाय बैल की ओर देखने लगी। मुझे लगता है कि हमारा पुत्र अब ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहेगा। अब देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो मनुष्य है। आखिर कब तक वो इन जंगलों में भटकता रहेगा? एक न एक दिन तो उसे सच्चाई का पता लगेगा ही लगेगा। अब देखो, हमारा जो कर्तव्य था हमने उसे निभा लिया। बस अब ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद ही दुख का कारण होता है। गाय की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन भले ही मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। ओहो, पागल मत बनो। तुमने अर्जुन की आंखें नहीं देखी। मुझे लगता है कि अर्जुन को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया है और राजकुमारी से उसकी मित्रता भी हो गई है। अगर राजकुमारी रोज उससे मिलने आएंगी ना, तो अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि ये जंगल उसका घर नहीं है। उसका असली घर इस जंगल से बाहर है। गाय रोने लगी और बैल उसे समझाने का प्रयास करने लगा। अगले दिन अर्जुन तालाब के किनारे आकर बैठ गया। तभी घोड़े पर सवार राजकुमारी वहां आ गई। मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ पर जरूर मिलोगे। और नहीं तो क्या, मुझे तो आना ही था। नहीं तो तुम्हारी रक्षा कौन करता? बताओ भला। बड़ा खतरनाक जंगल है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं। मतलब बात यह है कि कल से जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रही है। केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है। राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा है। तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल में दोबारा आने के लिए कितनी बेताब थी। अर्जुन मुस्कुराने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा और उसके बाद दिन ब दिन राजकुमारी चंद्रलेखा और अर्जुन रोज मिलने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रेम तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ राजकुमारी। हाँ, लेकिन विवाह मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो राजकुमारी, मैं सही सही बताऊं तो मैं अपने माता और पिता से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी माँ और पिता से मिलवाऊंगा। अगर मेरी माँ और पिता को तुम पसंद आओगी, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। बस इतनी सी बात? तो चलो, आज ही मैं तुम्हारी माँ और पिता से मिलूंगी। और वैसे भी जब से मैं जंगल आई हूँ, तुम मुझे कभी भी अपने घर नहीं ले गए। तो ठीक है, चलो अभी चलते हैं। अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा को गुफा की ओर ले गया। ये तो गुफा है। हाँ, यही तो मेरा घर है। अरे अंदर आओ, आ जाओ। अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा को गुफा के अंदर ले गया। अंदर गाय और बैल थे। ये तो गाय और बैल हैं। हाँ, यही तो मेरे माता पिता हैं। इन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला ऐसे कैसे हो सकता है? चंद्रलेखा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सच है। यही मेरे माता पिता हैं। यही मेरा घर है। तभी गाय मनुष्य की आवाज में चंद्रलेखा से बोली, मेरा पुत्र सही कह रहा है।
मैंने और मेरे पति ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ क्या होता है ये जानता ही नहीं, क्योंकि ये कभी जंगल से बाहर नहीं गया। गाय के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर चंद्रलेखा डर गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? गाय और बैल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? चंद्रलेखा डरकर गुफा से बाहर चली गई। अर्जुन उसके पीछे गया, लेकिन तब तक चंद्रलेखा वहां से जा चुकी थी। गाय की आंखों से आंसू आ गए। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कल ही कहा था कि अर्जुन को एक न एक दिन सच्चाई जरूर पता लगेगी। अगले दिन अर्जुन फिर से तालाब के किनारे खड़ा हो गया। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आ गई और अर्जुन को घूरने लगी। कल मैं तुम्हें आवाज लगाता रहा, कितनी आवाज लगाई, और तुम मेरी बात सुने बिना ही चली गई। तुम समझ नहीं रहे अर्जुन, तुम सामान्य जीवन नहीं जी रहे। गाय और बैल मनुष्य की आवाज में कभी बात नहीं करते। ये बात अलग है कि तुम जंगल के प्राणियों की भाषा समझ लेते हो। तुम मनुष्य हो अर्जुन, कोई जंगली जानवर नहीं। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिन गाय और बैल को तुम अपने माँ और पिता समझ रहे हो, वो तुम्हारे असली माँ पिता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, साफ झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी माँ और पिता से इस बारे में बात करूंगा। चलो मेरे साथ, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब से मैंने गाय और बैल को मनुष्य की भाषा में बात करते सुना है, मैं डर गई हूँ। मैं कल इसी जगह पर दोबारा आऊंगी। तब तक तुम अपने माँ और पिता से पूछ लेना। इतना कहकर चंद्रलेखा वहां से चली गई और अर्जुन गुफा की ओर चला गया। माँ, मैं चंद्रलेखा से मिलकर आ रहा हूँ, और चंद्रलेखा का कहना है माँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, और एक मनुष्य की संतान होता है। माँ, क्या ये सच्चाई है? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूँ? गाय अर्जुन की बात सुनकर अपने पति बैल की ओर देखने लगी और रोने लगी। बस बस बस, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे बेटे अर्जुन, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम हमारी संतान नहीं हो। चंद्रलेखा ने सही कहा कि एक मनुष्य की संतान होता है। और जिस शेर को तुमने कुछ दिनों पहले राजकुमारी की जान बचाने के लिए मारा था, वही शेर तुम्हें उस समय खाना चाहता था जब तुम छोटे से बच्चे थे, और हमने तुम्हारी जान बचाई। बेटे, तुम अकेले थे, रो रहे थे। हमने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और तुम्हें अपना पुत्र समझकर तुम्हारी परवरिश की। बैल की बात सुनकर अर्जुन अपनी माँ गाय की ओर देखने लगा। गाय ने रोते हुए 20 वर्ष पुरानी घटना अर्जुन को सुनाई। तो इसका मतलब आप मेरी असली माँ नहीं हैं? तो फिर मेरी असली माँ है कौन? मैं कौन हूँ और मुझे जंगल में कौन छोड़कर चला गया? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तू हमारा बेटा है। फर्क पड़ता है माँ। बेटा तो मैं आपका ही रहूंगा, परंतु मुझे सच्चाई जानने का तो पूरा अधिकार है ना माँ। और मैं ये जान कर रहूंगा कि आखिरकार मेरी असली माँ है कौन। गाय गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई और अपने मुंह में एक हार लेकर आई। जब हम तुम्हें उठाकर लाए थे, तब तुम्हारे गले में यही हार था। ये तुम्हें शायद तुम्हारी माँ तक पहुंचने में सहायता करे। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। अब यहाँ मैं तभी आऊंगा जब मैं अपने असली माँ की तलाश कर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन गुफा से बाहर आया। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। मैंने तुम्हारे
और तुम्हारे माता पिता के बीच की सारी बातचीत सुन ली है, लेकिन तुम अपनी माँ की तलाश कैसे करोगे? हाँ, पता नहीं, परंतु मैं करूंगा जरूर। तुम्हें याद है, कुछ दिनों पहले मैंने एक साधु महाराज का जिक्र किया था। हाँ, याद है। उनके पास बड़ी ही चमत्कारी शक्तियां हैं। चलो उनके पास चलते हैं, वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अर्जुन मैना पक्षी के साथ घने जंगल की ओर चला गया। एक वृक्ष के नीचे साधु बैठे थे। अर्जुन ने साधु महाराज को हार दिखाया और सारी घटना बताई। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, मैं अपनी माँ की तलाश करना चाहता हूँ। साधु ने गहरी नजर से हार को देखा और रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन को देखकर बोले, हरिओम हरिओम हरिओम। बेटे, समय आ गया है जंगल से बाहर निकलने का। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी से प्रेम करते हो और राजकुमारी भी तुमसे प्रेम करती है। आजकल तुम दोनों रोज मिल रहे हो। ये हार राजकुमारी के साथ ले जाओ और इस जंगल से बाहर निकलो। नियति तुम्हें सच्चाई तक स्वयं पहुंचा देगी और जब तुम अपनी मां की तलाश पूरी कर लोगे, तब तुम अपनी मां को अपने असली मां और पिता से मिलवाने लेकर आना। तब मैं तुम्हें वो पूरी सच्चाई बताऊंगा जिसे जानना तुम्हारा अधिकार है, और वो सच तुम्हारे लिए कल्पना से भी परे होगा। परंतु उस समय बेटे, तुम्हारे लिए फैसला लेना बहुत कठिन होगा। साधु महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपकी आधी बात तो मेरी समझ में आई और आधी नहीं आई। आधी बात तुम्हें भविष्य में समझ में आएगी। अब तुम जा सकते हो। हरिओम हरिओम। अर्जुन ने हार को पकड़ा और मैना पक्षी के साथ तालाब के किनारे आ गया। कुछ देर बाद चंद्रलेखा आ गई। अब चंद्रलेखा, मेरे माँ और पिता ने स्वीकार कर लिया है कि मैं उनकी संतान नहीं हूं। ये हार उन्होंने मुझे दिया है। बचपन में जब वो मुझे उठाकर लाए थे, तब ये मेरे गले में था। चंद्रलेखा ने हार को बहुत गौर से देखा। मैं एक जौहरी को जानती हूँ जो मेरे राज्य का है। वो इस हार को देखकर बता सकता है कि ये किस राज्य का है। चलो मेरे साथ। अर्जुन राजकुमारी के घोड़े पर बैठ गया। मैना पक्षी की आंखों से आंसू आ गए। अरे अरे अरे, रो मत मेरी मैना। तुम मेरी हमेशा मित्र रहोगी। मैं वापस जरूर आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा, है ना? चलो अब रो मत, मैं आता हूं। इतना कहकर अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ वहां से चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन को वक नगर ले गई। अर्जुन हक्का बक्का होकर नगर को देख रहा था। वहां मनुष्य थे, बाजार सजा हुआ था। अर्जुन ने ये सब पहली बार देखा था। चंद्रलेखा जौहरी को हार दिखाकर बोली, क्या तुम बता सकते हो ये हार किस नगर का है? जौहरी ने हार को विस्तार से देखा। हाँ, बता सकता हूँ। ये हार तो केशव नगर राज्य का है। देखो, इसमें राज्य का चिन्ह भी लगा हुआ है। ये हार जरूर केशव नगर के महल से संबंधित है। चंद्रलेखा चौंक गई और हार लेकर अर्जुन के साथ बाहर आ गई। चलो केशव नगर जाने की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद चंद्रलेखा और अर्जुन केशव नगर के महल के द्वार पर खड़े थे। वहां एक सैनिक था। मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। सैनिक सम्मान से सिर झुकाकर बोला। राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। क्या आप महारानी से मिलने आई हैं? चंद्रलेखा ने सैनिक को हार दिखाया। क्या ये हार इस महल से संबंधित है? सैनिक जो बूढ़ा था, हार को देखकर चौंक गया।
हाँ 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 हाँ, इस हार को मैं पहचानता हूँ। तुम्हें तुम्हें तुरंत हमारी महारानी रुक्मणी से मिलना चाहिए। चलो चलो आओ। इतना कहकर बूढ़ा सैनिक राजकुमारी चंद्रलेखा और अर्जुन को राज दरबार के अंदर ले गया। बुजुर्ग सैनिक हार रुक्मणी को दिखाते हुए बोला, महारानी, इस हार को वल्लभगढ़ की राजकुमारी इस पुरुष के साथ यहाँ पर लेकर आई हैं। मुझे ये हार काफी जाना पहचाना महसूस हुआ, इसीलिए मैं स्वयं चलकर इसे आपके पास लाया हूँ। ये देखिए। इतना कहकर बुजुर्ग सैनिक वहां से चला गया। कौन हो तुम? मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा। रुक्मणी रोने लगी। ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? रुक्मणी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन की ओर देखने लगी और सारी घटना रुक्मणी को बताते हुए बोली, इस तरह अर्जुन अपनी माँ की तलाश में मेरे साथ निकला। ये सुनकर रुक्मणी रोने लगी और अर्जुन को गौर से देखने लगी। मेरे पुत्र, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अर्जुन चौंक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम मेरी माँ हो तो फिर तुमने मुझे जंगल में क्यों छोड़ दिया? मेरी बात का विश्वास कर मेरे पुत्र, मैंने तुझे जंगल में छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरी नियति में ही तुझसे बिछड़ना लिखा था। लेकिन मुझे विश्वास था कि तू मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं रोज रात यही प्रार्थना करती थी कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए। अर्जुन जंगल में कैसे पहुंच गया था? ये वर्षों पुरानी बात है। उस समय प्रतापगढ़ का राजा विक्रम शासन किया करता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहादुर राजा था। उसकी पत्नी रानी सौम्या भी उसके जैसी बहादुर थी और युद्ध के मैदान में उसके साथ जाती थी। चंद्रलेखा रुक्मणी की बात को बहुत गौर से सुन रही थी और अर्जुन की आंखें नम थीं। एक दिन राजा विक्रम ने हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध का बिगुल छेड़ दिया। मेरे पति युद्ध के मैदान में चले गए, लेकिन हमारी सेना हार गई। एक सैनिक के कहने पर मेरे पति अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। राजा विक्रम ने उन्हें देख लिया और अपनी पत्नी के साथ जंगल में उनके पीछे चल पड़ा। इतना कहकर रुक्मणी खामोश हो गई। फिर क्या हुआ माँ? कुछ दिन बाद हमारे सैनिकों को जंगल में मेरे पति की लाश मिली, लेकिन तब से राजा विक्रम और मेरी कोई खबर नहीं आई। जब वो काफी समय तक जंगल से अपने राज्य वापस नहीं आए, तो उनके मंत्री, जो बहुत वफादार थे, क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि ये सब मैंने ही करवाया है। वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। रुक्मणी अपनी बात कहती रही। तुम बहुत छोटे थे। एक दिन कुछ सैनिक महल के गुप्त रास्ते से घुस आए। मंत्री ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्र की जान खतरे में है। मैं तुम्हें लेकर जंगल चली गई। तुम भूख से तड़प रहे थे। मैं तुम्हें दूध पिलाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने लिए खाने का इंतजाम करने गई और उसके बाद कीचड़ में अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं बेहोश हो गई। तुम्हें ढूंढा तो नहीं पाया। फिर मैं थक हार कर महल वापस आ गई। ये खबर चारों तरफ फैल गई कि मेरा पुत्र भी जंगल में गायब हो गया। प्रतापगढ़ के मंत्री ने खुश होकर सोचा कि तुम किसी जंगली जानवर की खुराक बन गए। विक्रम का बहुत ही वफादार मंत्री था। वो आज भी विक्रम और अपनी रानी का इंतजार कर रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ के गले लग गया। माँ, आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा माँ। मैं आपको उन माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चलो माँ। क्यों नहीं मेरे पुत्र, तुझे चाहे किसी ने भी पाला हो,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक्मणी अर्जुन और चंद्रलेखा के साथ जंगल चली गई। जंगल में बैल रुक्मणी को देखकर बुरी तरह चौंक गए। तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हुआ। आखिरकार नियति ने तुम्हें एक दूसरे से फिर मिलवा दिया। साधु ने रुक्मणी से कहा। जानती हो ये गाय और बैल कौन है? रुक्मणी चुप रही। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो गाय और बैल राजा और रानी में परिवर्तित हो गए। ये तो राजा विक्रम और रानी सौम्या है। हाँ, वर्षों पहले इन दोनों ने मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे पति की हत्या कर दी थी। तुम्हारा पति अपनी जान की गुहार लगा रहा था, लेकिन इन दोनों ने दया नहीं दिखाई। मैंने क्रोध में आकर इन दोनों को गाय और बैल के रूप में बदल दिया। बैल में बदलने के बाद दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तब मैंने इनसे कहा कि जब तुम्हारा मन बदलेगा और इंसानियत तुम्हारे अंदर आएगी, तब मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा। और नियति का खेल देखो, इन दोनों ने उस बेटे की परवरिश की जिसके पिता की हत्या इन दोनों ने की थी, और उस बेटे के जंगल से छोड़कर जाने पर उनकी आंखों में आंसू थे। तो इन्होंने जो गुनाह किया था उसका पश्चाताप ये दोनों वर्षों से भोग रहे हैं, और बैल के रूप में रहकर पूरा कर चुके हैं अपना पश्चाताप। और तुम्हारे पुत्र को पालने वाले भी यही है। इनके मन अब बदल चुके हैं। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। जो हुआ वो भाग्य में लिखा था। मैंने आपको माफ कर दिया। अब अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हारा मंत्री आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। राजा और रानी श्राप से मुक्त होकर चले गए। अर्जुन अपनी माँ रुक्मणी और चंद्रलेखा के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी मैना पक्षी वहाँ आ पहुंची। चिंता मत करो मेरे मित्र, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। मैना पक्षी ने नम आंखों से अर्जुन को विदा किया। अर्जुन अपने महल लौट गया। कुछ समय बाद अर्जुन का विवाह चंद्रलेखा से संपन्न हो गया।